वो न रोकिए न ये नजराने दीजिए, मेरा सफ़र अलग है मुझे जाने दीजिए। ज़्यादा से ज़्यादा होगा कि हार जाएंगे, लेकिन किस्मत तो हमें आजमाने दीजिए। आवाम को जोहार, सलाम, नमस्कार। लाइव इंडियन गार्ड से मैं मल्लिका आज डीसी ऑफिस के सामने मौजूद है और हमारे साथ फ़िलहाल मैं कह सकती हूँ झारखंड के मोतीलाल महतो जी हैं। टुंडी के मोती बन पाएंगे कि नहीं, सवाल इसी से जुड़ा रहेगा। बहुत स्वागत है मोती जी। आपके चैनल को सभी दर्शकों को मेरे तरफ से जमा जोहार। आज यहाँ आने का प्रयोजन बता दीजिएगा। आज यहाँ का आने का प्रयोजन ये था कि आज सैंबल अलॉट होने वाला था जी। तो सैंबल हमें तो हमारी परमानेंट सैंबल है कैंची छाप, वो तो मिल गई क्रमांक संख्या में। अभी बताया गया कि 10 मिला है, लेकिन अगर किसी ने नाम वापसी का ये जो होता है जी, रफ में बताया गया कि 10 है। अब कल पता चलेगा पूरी तरह से कि 10 रहेगा या 9 होगा। कल पार्टी में दिवाली के दिन धमाका हो गया और लोग कह रहे हैं कि पार्टी की रीढ़ जो है वो टूट गई, रिजवान जी जुदा हो गए। कैसे देखते हैं इसको? इस बात का उत्तर मैं चंद लाइनों से देना चाहूँगा। अटल बिहारी वाजपेयी जी का लाइन है कि पार्टियाँ बनेंगी बिगड़ेंगी, पार्टियाँ बनेंगी बिगड़ेंगी, लोग आएंगे जाएंगे, सत्ता का खेल चलता रहेगा, लेकिन हम रहे ना रहे, मेरा देश, मेरा राज्य, मेरे राज्य के लोग सुरक्षित रहना चाहिए। कहने का मतलब है, कहने का तात्पर्य ये है कि जब पार्टियां बनती है तो बहुत सारे लोग आते हैं और आने के बाद बहुत सारे लोगों की महत्वाकांक्षा पूरी नहीं होती है तो चले भी जाते हैं। कुछ लोगों की इतनी अति महत्वाकांक्षी होते हैं जो छोड़ के चले जाते हैं। कोई बात नहीं। जेएमएम के गठन के समय में चंपई सोरेन जी, लॉबिन हेम्ब्रम जी भी साथ थे, फिर सीता सोरेन भी रही। तो क्या जेएमएम से चंपई सोरेन, लॉबिन हेम्ब्रम और सीता सोरेन को चले जाने से क्या जेएमएम ख़त्म हो गया? ख़त्म हो गया? वो भी कभी रीढ़ की हड्डी माने जाते थे, ख़त्म हो गया? नहीं होता। संगठन एक बार बन जाने के बाद उसका कोई नहीं होता। लेकिन लोग बहुत नई है, नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम एक और उदाहरण देना चाहेंगे आपको। जब जनसंघ से बीजेपी जब बनी, उस समय कहा जाता था कि अटल बिहारी वाजपेयी जी और लाल कृष्ण आडवाणी दोनों बीजेपी के रीढ़ की हड्डी है। अगर वो चले जाएंगे तो पार्टी खत्म हो जाएगी। आज अटल बिहारी वाजपेयी जी नहीं है, लाल कृष्ण आडवाणी है, लेकिन वो अपने उम्र होने के कारण नीचे। तो क्या आज बीजेपी कहाँ पे है? आज बीजेपी का लगभग एक टाइम में 22 स्टेट में सरकार बना चुकी थी। अभी जो भी है स्टेट में सरकार बनाई हुई है, बहुत सारे स्टेट में सरकार बनाई हुई है। तो कहने का मतलब है कि जब एक संगठन बनता है, चाहे एक पार्टी बनता है, तो उसका कोई ना कोई जन्मदाता होता है, कोई ना कोई साथी होता है। लगता है लोगों को कि ये चला जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता है। पार्टियां चलती रहेंगी, लोग आते रहेंगे, जुड़ते रहेंगे, एक कटेंगे 10 जुड़ेंगे, ये खेल चलता रहता है। तो पार्टी से जाना फायदेमंद है पार्टी के लिए या नुकसानदेह है? कोई नुकसानदेह नहीं है। तिनका भर भी हम लोग को फर्क नहीं पड़ा है। आज हमारा जो संगठन जिस ऊंचाई पे है, उस ऊंचाई को छू रही है और दिनों दिन प्रगति कर रही है। कोई फर्क नहीं पड़ा। बताइए किसी को कोई फर्क पड़ा होगा? किसी को नहीं। एक व्यक्ति केवल गया, बस वही फर्क पड़ा कि एक, मतलब कह सकते हैं कि एक समुंदर से एक लोटा पानी उठा लिया गया, बस इतना ही। तो क्या समुंदर में वो समुंदर सूख जाएगा? नहीं सूखेगा। इसमें इस जेबी केसेस में लोकसभा के चुनाव में 8.5 लाख लोगों ने वोट दिया है। यानी 8.5 लाख तो हम ऐसे गिनती में मान सकते हैं, और 8.5 लाख से कितने लोग जुड़े हुए हैं। तो जब लोग 8.5 लाख लोग थे, तब हम समझ सकते हैं कि हमारा कुछ हुआ है। एक चले जाने से कोई दिक्कत नहीं। टुंडी में जनसंपर्क कैसा चल रहा है? टुंडी का जनसंपर्क एकदम अपने चरम सीमा पे है जी। आज अंदर तक करंट लगी हुई है जी। अब कल से जैसे ही सैंबल अलर्ट होता है, उसके बाद जोरदार तूफानी दौरा चलेगा। और हम लोग मतलब मथुरा नगरी में सेंधमारी के लिए तैयार है? मथुरा नगरी ये नहीं है जी। मथुरा नगरी बाहर कहीं है जी। ये नगरी मथुरा की नहीं है। लेकिन टुंडी की आवाम कह रही है कि ये मथुरा नगरी है। मोतीलाल जी पे कैसे यकीन करें? नहीं, वो मथुरा नगरी हो ही नहीं सकती। मथुरा नगरी एक ही है और ये यहाँ नहीं है। और जहाँ तक बात रहा कि जिसको आप कहना चाहते हैं जी, तो हर किसी का समय होता है। वो उनका समय पूरा हो चुका है, उनका कार्यकाल पूरा हो चुका है। अब हम लोग वहाँ से स्थापित होने जा रहे हैं। वहाँ एक कुर्सी में अलग लोग विराजमान होने जा रहे हैं, कैंची छाप विराजमान होने जा रहा है। तो मतलब सियासत से उनको रिटायरमेंट दे दीजिएगा? एकदम रिटायरमेंट लेना चाहिए, लेना भी चाहिए एकदम। एक चीज़ मुझे बताइएगा, रिजवान जी के पार्टी से अलग होने के बाद हेट कमेंट्स बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं और लोगों को लग रहा है कि जो जोल्हा समाज है, गांव की भाषा है, मुस्लिम समुदाय है, सब ऐसे ही होते हैं और इस तरीके की मैसेज सोशल मीडिया पे बाढ़ बनकर आ रही है। क्या किसी एक की गलती की सज़ा पूरे समुदाय पर थोप देनी चाहिए? नहीं, किसी एक की गलती की सज़ा पूरे समाज पर कभी नहीं पड़नी चाहिए जी। अगर मान लीजिए मोतीलाल महतो को गुनाह किया तो उसकी सज़ा समाज को कभी नहीं मिलना चाहिए। इसमें अल्पसंख्यक समाज का कोई दोष नहीं है।
दोष उस व्यक्ति का हो सकता है, समाज का कभी दोष नहीं हो सकता। एक समाज, ये याद कीजिए कि उस समाज में अब्दुल कलाम जैसे लोग भी हैं, ऐसा नहीं है। और जो ये हेड कमेंट्स कर रहे हैं, हम उनसे निवेदन करेंगे, विनती करेंगे कि ऐसा मत कीजिए। अब व्यक्ति को आप टारगेट कर सकते हैं, समाज को टारगेट कभी नहीं कर सकते, कतई नहीं कर सकते। और जहाँ तक बात रहा कि हेड कमेंट्स का कौन कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, तो ये सोशल मीडिया है। और सोशल मीडिया में क्या होता है, तरह तरह के लोग होते हैं। और राजनीति में क्या होता है कि आप 40% लोगों को खुश कर लेते हैं, ये बहुत बड़ी बात होती है आपके लिए, क्योंकि 38% में बीजेपी ने सरकार बना लिया है पूरे देश में। और जहाँ तक बात रहा हेड कमेंट्स की, तो देखिएगा कि कभी आप ओवैसी जी को उठा के देख लीजिए, तो जो राइट पक्ष के लोग हैं वो पूरा गाली देते हैं। जब मोदी जी को उठा के देख लीजिएगा तो लेफ्ट पक्ष के जो लोग हैं वो पूरा गाली देते हैं। तो ये हेड्स कमेंट ऐसा नहीं है कि केवल रिजवान जी के लिए है, ये हेड्स कमेंट सभी के लिए होता है, सभी को पड़ता है। अब जहाँ तक हेड्स कमेंट्स की बात है, ऐसा नहीं है कि हेड कमेंट हमें नहीं पड़ती है, हमें भी बहुत सारी पड़ती हैं। जिनके फ्रंट में हम खड़े हैं, जिनके आगे हम खड़े हैं, उनके लोग हमें कमेंट करते हैं, हेड कमेंट्स करते हैं, तो ये आपको इग्नोर करके चलना पड़ेगा। ये हाँ, अगर आप हेड्स कमेंट्स को लेके चलते हैं तो आपके लिए राजनीति नहीं है। टुंडी से बहुत सारे निर्दलीय प्रत्याशी रहेंगे, रास्ते में रोड़ा है या नहीं है? नहीं, सब अपने देखिए, हम पहले भी कह चुके हैं और अभी भी कह रहे हैं। जब हम जेपीएससी की तैयारी कर रहे थे उस समय 3,45,000 लोगों ने फॉर्म भरा था। तो 3,45,000 लोग फॉर्म भरने के बाद भी हमारी स्ट्रेटजी, हमारी प्लानिंग, हमारी लेबोरियस सही रही, तो हमने फाइट किया, हमने निकाला। उसी तरह से इसमें 20 लोग, अभी मान लीजिए 22 लोगों ने फॉर्म भरा, 2 लोग वापस ले लिए, 1 लोग रद्द हुआ, इस तरह से करके मान लीजिए 20 लोग बचे। तो 20 लोगों ने फॉर्म भरा, जिसकी स्ट्रेटजी, जिसकी मेहनत, जिसका परिश्रम अच्छा रहेगा उसको रिजल्ट आएगा। लोकतंत्र है ना, सबका अधिकार, लड़े, बढ़िया से लड़े, हम सबको शुभकामनाएं देते हैं। और कंपटीशन नहीं होगा तो अपने आप में सुधार नहीं होगा। कंपटीशन को कभी नकारात्मक दृष्टि से नहीं सोचना चाहिए, उसको हमेशा सकारात्मक दृष्टि से देखना चाहिए। जितना कंपटीशन होगा उतना आप टफ मेहनत करेंगे, उतना कठिन मेहनत करेंगे, जितना कठिन मेहनत करेंगे उतना ही आप परिपक्व होंगे, उतना ही रिजल्ट अच्छा बेहतर होगा। आप टाइगर जयराम महतो के दोस्त हैं, करीबी हैं। एक जनता का सवाल है कि जिस तरीके से रिजवान जी ने एन वक्त पर धोखा दिया है, क्या टाइगर जयराम महतो भी बदल जाएंगे? नहीं, इसका तो मैं अभी कुछ कह नहीं सकता, लेकिन देखिए, जहाँ तक बदलने की सवाल उस पर कह सकता हूँ। हम लोग आंदोलन के सूत्रधार हैं, जन्मदाता हैं। हम लोग ने आंदोलन को जन्म दिया, हमने संगठन को जन्म दिया, JBKSS को जन्म दिया, हमने JLKM, झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी पार्टी को जन्म दिया। तो माता कभी कुमाता नहीं हो सकता। बेटा जो है कुपुत्र हो सकता है, पुत्र कुपुत्र हो सकता है, माता कुमाता कभी नहीं हो सकता। तो हम लोग माता हैं एक तरह से इस संगठन का, इस पार्टी का। तो हम लोग बदलने का कोई तो सवाल ही नहीं उठता है। हेमंत सोरेन ने आपके बड़े चेहरे को खरीद लिया, बात यही है। लेकिन आपको क्या लगता है कि इस बार झारखंड की जनता हेमंत सरकार को चोट देने वाली है? देखिए, ये तो भविष्य की बात है। हम फिर से पहली वाली बात बता रहे हैं कि जिसकी प्लानिंग अच्छी रहेगी, जिसकी स्ट्रेटजी सही रहेगी, जिसका मेहनत जैसा रहेगा, रिजल्ट वैसा आएगा। हम भविष्यवेता नहीं है, हम भविष्यवाणी नहीं कर सकते। पर आप तो चाणक्य है ना? हाँ, हम लोग कहते हैं कि हम अपने पार्टी का चाणक्य हैं, तो लेकिन चाणक्य का काम होता है कि कोई भी चीज़ का रणनीति हो तो 3 चीज़ें होती है, एक रणनीति, कूटनीति और राजनीति। ठीक है, तो जो डिप्लोमेसी होती है, डिप्लोमेटिक जो बातें होती है, उसको हमेशा गुप्त रखा जाता है। रणनीति जो होती है वो गुप्त रहती है और कूटनीति भी गुप्त रहती है, केवल की जाती केवल राजनीति। टुंडी में सरवाइव करना कितना कठिन हो रहा है? वहाँ बिजली नहीं है और एरिया जो है बहुत ज़्यादा आउटसाइड पड़ता है, कितनी कठिनाई हो रही है? ये प्रश्न तो आपका 200% सत्य है, क्योंकि आप जैसे ही मार्केट से शहर के हाईवे को आप छोड़ते हैं तो आपको 50 किलोमीटर तक अंदर जाना पड़ता है। इतना बड़ा क्षेत्र है और लगभग एकदम कहा जाता है पूरा घने क्षेत्रों से, पूरा घने जंगलों से घिरा हुआ क्षेत्र है। तो कहीं ना कहीं वो घना जंगल होने के कारण पिछड़ा हुआ वही क्षेत्र है। पहले बोला भी जाता था कि मोस्ट नक्सल इन्फेक्टेड एरिया है, जिस कारण से प्रगति भी बहुत कम हुई। और जिसको चुना गया था यहाँ के, जिनको चुन के भेजा गया, उनके द्वारा भी मतलब निराशजनक कार्य हुए हैं। 15 साल में क्या कार्य हुए हैं अभी तक तो हमको कुछ ऐसा दिखा नहीं। मात्र एक जाने आने के एक रास्ते हैं। और पढ़ाई लिखाई के लिए तो खैर उसका तो बात ही मत कीजिए, कोई व्यवस्था ही नहीं। पढ़ाई लिखाई की नहीं, स्वास्थ्य की नहीं, शिक्षा की नहीं, रोजगार की तो बात ही मत कीजिए। झारखंड की भी व्यवस्था खराब है तो टुंडी का भी वही हाल है। टुंडी में हाथियों का उत्पात रहता है, तो इस बार क्या टुंडी के जंगल से टाइगर निकलने वाला है? देखिए, वो प्राकृतिक चीज़ है। जब आप प्राकृतिक पे प्रहार करेंगे तो प्रकृति आपको नहीं छोड़ेगी। कहने का मतलब है कि अगर आप जंगलों को उजाड़ेंगे तो हाथी कहाँ जाएंगे? वो तो अपना आवास ढूंढेंगे ना। अब हम गर्मी का दिन आता है, जंगलों पे आग लगा देते हैं तो उसका आवास तो नष्ट हो जाता है। अब हाथी है तो पेड़ चढ़कर पत्ता तो खाएगा नहीं, खाएगा तो नीचे से ही खाएगा ना। तो आप पत्तों को नीचे रहने दीजिए, आग मत लगाइए, हाथी आपको परेशान नहीं करेगा। लोकसभा से अधिक विधानसभा में मजबूत अपने आप को समझ रहे हैं पार्टी को? हाँ, बेशक
क्योंकि इसलिए क्योंकि देखिए लोकसभा जो होते हैं उसमें राष्ट्रीय मुद्दे हावी होते हैं, जैसे धर्मवाद का मुद्दा, आपका राष्ट्रवाद का मुद्दा, ये मुद्दे हावी हो जाते हैं। हमारा जो होता है स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार, स्थानीय नीति, नियोजन नीति, विस्थापन नीति, खनन नीति, क्षेत्रीय मुद्दे, क्षेत्रीय भाषाएं, ये सब लुप्त हो जाती है। और विधानसभा के चुनाव में क्या होता है कि क्षेत्रीय मुद्दे हावी होते हैं, जैसे स्थानीय नीति, नियोजन नीति, विस्थापन नीति, खनन नीति और क्षेत्रीय भाषाएं, स्वास्थ्य, रोजगार, शिक्षा, ये सब चीज़ें हावी होती हैं, ये सब मुद्दे चलते हैं। और हम लोग जो लड़ाई लड़ रहे हैं ये क्षेत्रीय मुद्दों की लड़ाई लड़ रहे हैं, तो बेशक हम लोग इस मुद्दे को लेकर आगे बढ़े, इस कारण से हम लोग मजबूत हुए हैं। अब क्या लगता है, क्योंकि चुनाव के बेहद नज़दीक हम लोग पहुँच गए हैं, झारखंड में मोदी लहर है या जयराम लहर? झारखंड में तो अभी जयराम लहर ही है। अगर जयराम लहर, इसलिए मैं बता रहा हूँ कि मैं मतलब बड़ाई नहीं कर रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ लहर किस लिए। ये देखिए आज डुमरी में हमारी सभा हुई, आप भी कवर करने गए थे। वहाँ जिस दिन नॉमिनेशन फाइल का जो था वो नावाडीह से लेकर डुमरी तक का एरिया 20 किलोमीटर का पड़ता है, और हमने एक भी बाइक में ना तेल दिया था, ना एक 4 व्हीलर में ना एक तेल दिए थे, ना एक झंडा तक नहीं दिए थे। सारा जनता झंडा ला के तेल भरा के और हमारे पीछे चली, और लाइन था 20 किलोमीटर का, आपने भी देखा होगा, ख़त्म ही नहीं हो रहा। लोग सोच रहे हैं कि ये लोग आए कहाँ से। तो ये लहर के कारण ये तूफान है। अगर मोदी जी भी आते हैं तो उसको आने के लिए, लोगों को लाने के लिए उसको अरबों रुपया खर्च करना पड़ेगा। अंतिम सवाल रहेगा, जो लोग अभी भी पार्टी में भागने के इरादे से जुड़े हैं या किसी लालचवश जुड़े हैं, उनको क्या कहना है? उनका साफ संदेश है, देखिए आपकी हो सकता है कि महत्वाकांक्षाएँ 2-4 रुपये में आपको पूरी हो सकती है, लेकिन आपको जो जनता ने प्यार दिया है, जो प्रेम दिया है, जो अपना सम्मान दिया है, वो जीवन में कभी नहीं मिल सकती। इसलिए आप लोग को साफ संदेश है कि पैसा तो आप कमा लेंगे, धन संपदा आप कमा लेंगे, लेकिन जो जनता ने अपार प्रेम और समर्थन और प्यार दिया है, ये कभी जीवन भर नहीं कमा पाएंगे। और लोगों के पास अरबों रुपये होते हैं, खरबों रुपये होते हैं, लेकिन वो सम्मान के लिए तरसते हैं, इज्जत के लिए तरसते हैं। लेकिन आपको जनता ने ना रहते हुए भी आपको सड़क छाप से लेकर आपको रोड से उठाकर आपको कहाँ ले जाके बैठाई है, आपने पलकों पे बिठाई है, और आप इस तरह से चंद पैसों के लिए, चंद कौड़ी के लालच में बिक मत जाइए, बस यही मेरा संदेश है। अच्छा, एक चीज़ मुझे बताइएगा, क्या जिस तरीके से जेल कैम्प में आप लोग रिजवान जी को सिर आंखों पे सजा करके रखते थे, जेएमएम में उतनी इज्जत होगी या फंस गए हैं वो? आप तो वही जाने जी। अब हेमंत सोरेन जी पलकों पे बिठाने के लिए ही तो बुलाए होंगे ना जी। आप पलकों पे बिठाने का हो सकता है हेमंत जी बुलाए हैं, तो अब पता नहीं हेमंत जी बुलाए हैं, अगर फोटो तो उन्हीं के साथ वायरल हो रहा है, तो हो सकता है वही बुलाए होंगे। तो हो सकता है हम लोग पलकों पे नहीं बिठा पाए, हो सकता है हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी बिठा लें। चलिए, धन्यवाद। आप सुन रहे थे टुंडी से मोतीलाल महतो जी जेल कैम्प के प्रत्याशी हैं, एक और मथुरा जी, दूसरी ओर विकास जी, और बीच में मोतीलाल जी। वैसे जेल कैम्प के चाणक्य हैं। इस बार सियासत जो है उफान पर है। झारखंड विधानसभा चुनाव का सबको इंतजार है कि क्या होने वाला, आप जरूर बताइएगा। टुंडी में मोतीलाल महतो की लहर है या नहीं, या किसको देखते हैं आप टुंडी में?